Hello students, this is Neeraj Gupta. Third chapter, video number 4. On the board I have mentioned about fundamental accounting assumptions. अगर आप बुक को देखेंगे तो उसमें एक छोटा सा टॉपिक छूट किया है जो मैंने बोर्ड पे नहीं लिखा, वो है नेसेसिटी ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की जरूरत क्या है. मुझे लगता है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. इस पैराग्राफ को जो आपकी बुक में दिया, अगर आप पढ़ोगे तो मेनली यूनिफॉर्मिटी की ही बात की हुई है कि जब तक हर साल अकाउंट्स सेम पैटर्न में ना बने उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते, फिर कंपैरिजन नहीं हो पाता अपनी ही फर्म के पास्ट से और दूसरी फर्म्स के साथ. सो मेनली फॉर यूनिफॉर्मिटी रीजन वी रिक्वायर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. अब जहां तक सवाल है फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस का, तो इसका मतलब हम मेन जो अजम्पशंस हैं अब वो डिस्कस करने वाले हैं और इनको फॉलो करना ही होता है. अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हो तो आपको एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द लॉ, यू कैन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से रिक्वायर्ड है कि आप बताओ कि आपने कौन सी अजम्पशन को फॉलो क्यों नहीं किया. यानी आपको यह बताना है विच अजम्पशन यू हैव नॉट फॉलोड एंड व्हाई. क्या ऐसा दिक्कत आ गई थी भाई, है ना. सो कहने का मतलब है कि रूटीन में हर अकाउंटेंट को अकाउंट्स प्रिपेयर करते वक्त, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते वक्त, अब जो मैं अजम्पशंस पढ़ा रहा हूं इनको फॉलो करना है, इनको यूज करना है. अगर आपने कोई पर्टिकुलर अजम्पशन, अकाउंटिंग प्रिंसिपल कोई पर्टिकुलर यूज नहीं किया तो आपको यह डिस्क्लोज करना होगा कि कौन सा प्रिंसिपल यूज नहीं किया और क्यों नहीं किया. ठीक है, दैट इज व्हाई दे आर नोन एज फंडामेंटल. फंडामेंटल माने एकदम बेस, कोर बेस है ये अकाउंटिंग का. अब इसमें से सबसे पहला जो मैं डिस्कस कर रहा हूं वो है गोइंग कंसर्न अजम्पशन. देख पाए आप, गोइंग कंसर्न अजम्पशन. गोइंग कंसर्न अजम्पशन का मतलब होता है हम ये मान के चलेंगे कि बिजनेस चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा. कितने पीरियड तक चलेगा ऐसा कोई अजम्पशन नहीं है कि 100 साल चलेगा कि 1000 साल चलेगा, बट चलता जाएगा. हम ये नहीं मान के चलते कि वी विल डू द बिजनेस फॉर 1 ईयर और 2 ईयर, राइट. हम इस तरह से कोई अजम्पशन नहीं लेते. हम यही मान के चलते हैं कि हमारा बिजनेस एक लॉन्ग पीरियड के लिए चलेगा. इस अजम्पशन के बेसिस पर ही हम अपने एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर में डिफरेंशिएट करते हैं. इस गोइंग कंसर्न अजम्पशन या गोइंग कंसर्न कंसेप्ट या गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल, ये तीनों चीजें एक ही हैं. कोई टेंशन मत लेना इस चीज पर. सर कहीं अजम्पशन लिख देते हो, कहीं कंसेप्ट लिख देते हो, कहीं प्रिंसिपल लिख देते हो, ये तीनों क्या अलग अलग है? नहीं सर, बिल्कुल अलग नहीं है. 4 कन्वेंशंस हैं, वो लास्ट में जब ये सारी राम कहानी पढ़ा दूंगा तब लास्ट में बता दूंगा 4 कन्वेंशंस है, 4 कन्वेंशंस है, बाकी सब कंसेप्ट हैं. और जितने भी कन्वेंशंस हैं 4 प्लस जितने भी कंसेप्ट हैं सारा मिला के सब प्रिंसिपल्स हैं. सो डोंट बी कंफ्यूज, एवरीथिंग इज अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. ठीक है ना. अब ये नया वर्ड बुक में यूज कर लिया, मैंने भी यूज कर लिया, गोइंग कंसर्न अजम्पशंस. यानी हम ये अज्यूम करके चलते हैं, प्रिज्यूम करके चलते हैं, कंसीडर करके चलते हैं, लेके चलते हैं कि बिजनेस चलता रहेगा. और उसी बेस पे मैंने कहा कि हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर में डिफरेंशिएट करते हैं. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या? जिसका जो भी खर्चा आपने किया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी खर्चा करंट नेचर का, कि अभी किया, अभी के भी उसका बेनिफिट मिल गया. जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल, कन्वेंस एक्सपेंस, सैलरीज, वेजेस, यूजली इंश्योरेंस. तो ये सब खर्चे क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, रूटीन एक्सपेंडिचर है, करंट एक्सपेंडिचर है. अभी हाथ किया तो हाथ किया तो इनका बेनिफिट मिल रहा है. और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है कि आज खर्चा किया, फ्यूचर में उसका बेनिफिट मिलता रहेगा. आज भी मिलेगा, आज से लेकर फ्यूचर तक मिलेगा. अगर मुझे ये हो कि मेरा बिजनेस 6 महीने में खत्म ही हो जाएगा तो मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर का क्या करूंगा? मैं एक बिल्डिंग लेता हूं तो ये मान के चलता हूं कि बिल्डिंग का बेनिफिट 10 साल तक मिलेगा. मशीनरी लेता हूं तो से एग्जाम्पल ले रहा हूं, ये मान के चलता हूं कि मुझे उस मशीनरी का एडवांटेज अगले 5 साल तक मिलेगा. तो ये सब बातें तो बेमानी हो जाएंगी अगर मेरे को ये लगे कि मेरा बिजनेस चलेगा ही नहीं. मैं तो ये मान के चल रहा हूं अकाउंटिंग करते वक्त कि मेरा बिजनेस चलता जाएगा. तो उसकी वजह से फिर मैं क्या करता हूं, मैं ये अज्यूम करता हूं कि कुछ खर्चे ऐसे हैं जिनका बेनिफिट अभी मिल जाएगा और कुछ का मैं फ्यूचर तक लेते चलूंगा. तो ऐसा करने से मैं क्या करता हूं, फिक्स एसेट्स को कॉस्ट पे लेके डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट लेता हूं. आई एम श्योर आपने मेरे से अगर सिस्टमैटिकली वीडियोस पढ़ी हैं पहले चैप्टर की पहली वीडियो से, तो कभी ना कभी डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट भी थोड़ा बहुत ब्रीफ में सुना होगा कि डेप्रिसिएशन क्या होता है कि जो हमारी एसेट की वैल्यू रिड्यूस हो जाती है बाय यूज, बाय पैसेज ऑफ टाइम,
ड्यू टू obsolescence, ड्यू टू सम एक्सीडेंट और ड्यू टू एनी वॉट एवर रीजन, चेंज ऑफ टेक्नोलॉजी, वॉट एवर। सो जब हमारी एसेट्स की वैल्यू कंज्यूम होती है उसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। अब अगर एक मशीन मैंने 50,000 की ली है और मुझे लगता है वो मशीन 5 साल चलेगी, तो बड़ी सिंपल सा लॉजिक है कि मुझे हर साल उसका खर्चा 10,000 रुपए लेना चाहिए। आई रिपीट माई एग्जाम्पल, अगर मैंने 50,000 की मशीन ली है और मुझे लगता है कि वो मशीन मुझे अगले 5 साल तक बेनिफिट देगी, तो मुझे पहले ही साल में 50,000 खर्चा नहीं मानना चाहिए ना, मुझे 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ऐसे खर्चा मानना चाहिए। सो बट ये सब कब पॉसिबल है? जब हम गोइंग कंसर्न अजम्पशन लें। हम ये मान के चले कि बिजनेस 5 साल चलेगा। अगर मुझे लगे कि बिजनेस 2 ही साल चलने वाला है तो मैं 50,000 को 25-25 में बांट दूंगा। मुझे लगे बिजनेस 1 ही साल चलने वाला तो मैं इसी साल 50,000 उसको बराबर कर दूंगा। अगर मुझे लगेगा कि बिजनेस लंबे समय तक चलेगा तभी तो मैं अगले 5 सालों तक डेप्रिसिएशन या एलोकेटेड एक्सपेंडिचर, वो उसका एक हिस्सा वाला कंसेप्ट यूज करूंगा। ठीक है, लॉजिक है ना? सो दिस इज ऑल अबाउट गोइंग कंसर्न अजम्पशन। दूसरी है कंसिस्टेंसी। अब कंसिस्टेंसी होना भी बहुत जरूरी है। अकाउंट्स में कहीं कहीं चॉइस होती है। जैसे डेप्रिसिएशन में ही बात करो, डेप्रिसिएशन में एक स्ट्रेट लाइन मेथड होता है, यानी कि हर साल सेम डेप्रिसिएशन, और एक होता है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, यानी कि पहले साल डेप्रिसिएशन ज्यादा, फिर थोड़ा कम, फिर थोड़ा कम, फिर थोड़ा कम। अभी डिटेल में बाद में जाएंगे। अभी आप फिलहाल इतना समझो कि डेप्रिसिएशन निकालने के 2 मेथड होते हैं। अब अकाउंटेंट के पास चॉइस है, कीपिंग इन व्यू द सर्कमस्टांसेस, कि वो एक मेथड सेलेक्ट कर सकता है। अब सपोज उसने कोई पर्टिकुलर मेथड सेलेक्ट किया, तो कंसिस्टेंसी की जो अजम्पशन है वो ये चाहती है कि जो मेथड आपने सेलेक्ट किया फिर हर साल उसी को फॉलो करो। अब एक साल कोई मेथड लोगे, दूसरे साल कोई मेथड लोगे, फिर तो आपके सारे अकाउंट्स बेकार हो जाएंगे, समझ ही नहीं आएंगे क्या हुआ। अल्टीमेटली अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिलायबल भी होनी चाहिए, करेक्ट भी होनी चाहिए, यूजफुल भी होनी चाहिए। अगर आप हर साल अपने मेथड ऑफ अकाउंटिंग जहां जहां पॉसिबल है वहां बदलते रहोगे तो समझ नहीं आएगा। तो इसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी, कि जो अकाउंटिंग प्रैक्टिस, जो अकाउंटिंग डिसीजन, अगर कहीं पर ऑप्शन थी, आपने उस ऑप्शन को यूज किया है, तो उसी को हर साल यूज करो, हर साल उसको यूज करो। अगर चेंज करना भी है तो वो गवर्नमेंट से कोई इंडिकेशन हो, थ्रू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, या कोई बहुत ही खास वैलिड रीजन हो तो चेंज करो। और अगर चेंज किया भी, चलो मान लेते हैं, तो फिर वो चेंज वाला मेथड अब आगे तक यूज करो। मानो सपोज आप 2 साल तक एक पर्टिकुलर मेथड यूज करते रहे, फिर गवर्नमेंट ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चेंज कर दिया, आपने एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या फॉर एनी अदर वेरी गुड रीजन आपने दूसरा मेथड कोई चूज कर लिया, फिर उस मेथड को सालों साल यूज करो। कहने का मतलब यह है कि कंसिस्टेंसी अजम्पशन ये मान के चलती है कि आप अकाउंटिंग प्रैक्टिस को ईयर आफ्टर ईयर सेम फॉलो करोगे। इससे बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी, बेटर कंपेरेबिलिटी आएगी। किसी भी चीज को अगर डेटा को कंपेयर करना है 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, तो वो कंपेरेबिलिटी कैसे आएगी? जब तक आपने सेम अकाउंटिंग प्रैक्टिस फॉलो नहीं की होगी। अब जैसे मैंने कहा, एग्जाम्पल में दिया कि मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन में चॉइस होती है। स्टॉक वैल्यूएशन अभी नहीं बताऊंगा। जब क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू करते हैं, यानी जो साल के एंड में बिका हुआ नहीं सामान है, मतलब अनसोल्ड स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर, तो उसको वैल्यू करते हैं बैलेंस शीट में डालने के लिए। सो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन में भी 2 अलग अलग मेथड होते हैं। वैसे तो और भी बहुत सारे होते हैं, बट फिर भी 2 मेजर मेथड्स होते हैं। अब उसमें भी आपने कौन सा मेथड फॉलो किया है, वही मेथड आप हर साल फॉलो करो। ये नहीं कि इस साल एक मेथड यूज करो और अगला साल दूसरा मेथड यूज करो। सो कोई भी अकाउंटिंग एंटिटी के ऊपर ये एक तरह से रूल है कि वो जो भी अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस फॉलो कर रही है, उन प्रैक्टिसेस को रूटीन में चेंज नहीं करेगी। अगर चेंज करना है तो देयर शुड बी ए वैलिड रीजन, डिस्क्लोज विच प्रैक्टिस यू हैव चेंज एंड व्हाट इज द रीजन, राइट? This is about your 2 assumptions which I have covered in this particular video, going concern assumption and consistency assumption, right? List of lectures हमारी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। कौन कौन सी लेक्चर्स अवेलेबल हैं, किस किस सब्जेक्ट पे, उसको आप देख लीजिएगा। थैंक यू।